हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो बायोलॉजी में अपन काम पहुंच गए थे, आनुवांशिकी पढ़ रहे थे, जिसमें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आनुवंशिक शब्दावली। नहीं, पहले अपन रिवीजन नहीं करते हैं, पहले अपन करते हैं नया टॉपिक जो भी है मेंडल के प्रयोग से करते हैं। ओके, कल यहीं छोड़ा था, पहले ये टॉपिक करते हैं फिर शब्दावली देखते हैं। इतना ही है क्या? ठीक है। तो मेंडल का फर्स्ट प्रयोग है एकल संकर संकरण। ठीक है, जिसमें इसने एक एक क्या लिए हैं, युग्म विकल्प लिए हैं। ये हो गए लक्षण। इसने एक लक्षण लिया है, कौन सा? लंबाई वाला, और इसके एक एक युग्म विकल्प लिए हैं, टी और टी। ठीक है, तो इसमें क्या ये हो गया। फिर इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं, टी और टी का। ओके, तो इस दोनों का क्रॉस करवाया। ओके ओके ओके, सॉरी, फिर से स्टार्ट करते हैं। एकल संकर संकरण में इसमें एक एक जोड़ी क्या लेंगे? युग्म विकल्प ही लेंगे, राइट। तो इसमें इसने एक एक जोड़ी की जगह, अपने को पता है यहाँ पे लक्षण क्या लिया है, एक लक्षण लिया है जिसमें पादप की लंबाई है। और हमें ये भी पता है कि प्रभावी और अप्रभावी के लिए क्या होता है, कैपिटल टी प्रभावी के लिए, स्मॉल टी अप्रभावी या बोने पौधे के लिए अपन युग्म विकल्प ही लेते हैं। अब इससे क्या बनेंगे? एक एक जोड़ी लिया है इसने, एक समयुग्मजी लंबे पौधे का और एक समयुग्मजी बोने पौधे का। एक सेकेंड, एक समयुग्मजी लंबे पौधे का लिया है, दूसरा समयुग्मजी बौने पौधे का। कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब इसने एक जोड़ी क्या बनाया है, शुद्ध लंबा पौधा लिया है, शुद्ध बौना पौधा लिया है। अब इन दोनों में क्रॉस करवाएगा, तो सबसे पहले इसका क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन की, इसमें एक टी जाएगा और इसका एक टी मिलेगा, दोनों का एक टी भी मिलेगा, क्योंकि अपने को पता है मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें मतलब 23 जोड़ी या फिर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, या जीन बोल दो। फिर हम इसमें क्या करते हैं कि इसका 23 में से 23 इसके आते, 46 आते हैं, जिसमें से 23 इधर 46 है, ये नर होगी और ये मादा हो गया। सॉरी, ये नर हो गया और ये मादा होगी। इसके 23 और इसके 46 और इसके 46, दोनों का अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो 23 इसके आते हैं और 23 इसके आते हैं, फिर वापस जो नई संतान होती है उसमें 46 आ जाते हैं। पूरे 46 नहीं आएंगे, क्योंकि 46 यदि गुणसूत्र नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे तो वो फिर डबल हो जाएगा, 46 का 46 मिलके, फिर नेक्स्ट वाले में और 46, तो ऐसे बहुत इनफाइनाइट तक पहुंच जाते हैं अपनी पीढ़ी तक। तो ये गुणसूत्र की जो ये है, ये जो व्यवस्था है, ये समान रखने के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, जनक से किसमें, जो जनक से नई संतान उत्पन्न होती है उसमें। ऐसे ही इसमें जो समयुग्मजी लंबे पौधे का एक युग्म विकल्प ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, तो इसका एक और इसका एक, स्मॉल टी से स्मॉल टी आया। अब इन दोनों के बीच में क्या करवाया? क्रॉस करवाया, तो हमें क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब क्या मिला? एक अशुद्ध, सॉरी, एक विषम युग्मजी है ना, डिफरेंट, तो विषम युग्मजी और प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव दिखा देगा, क्योंकि हमने प्रभावी लक्षण कौन सा लिया था? कैपिटल टी। तो प्रभावी लक्षण प्रभाव दिखाएगा, तो ये क्या अपने को? लंबा पौधा मिलेगा, राइट। विषम युग्मजी लंबा पौधा मिला। ठीक है, तो ये जो एक संकर संकरण में, जिसमें हमने क्या लिया? एक ही लक्षण लिया। क्या? कौन सा लक्षण? पादप की लंबाई। सिर्फ एक ही लक्षण लिया है। इसमें हमने एक बौने पौधे और एक लंबे पौधे के बीच में निषेचन क्रॉस करवाया है, और हमें क्या मिला? विषम युग्मजी लंबा पौधा मिला। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाया कि जो लंबा पौधा था उसने अपनी प्रभाव दिखाया और बौने पौधे के प्रभाव को दबा दिया, तो हमें फाइनली क्या मिला? लंबा पौधा। इसी को मेंडल ने प्रभाविता का नियम कहा है। इसकी डेफिनेशन देखें तो देखो, मेंडल ने इस नियम के आधार पर दो निष्कर्ष दिए। एक सेकेंड, कहाँ गया?
कारक सदैव जोड़े में पाए जाते हैं? प्रत्येक लक्षण का निर्धारण करने वाले कारक फैक्टर, क्या ये कारक सदैव, ये तो पता ही है ना, ये जोड़े में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रभाविता का मेंडल के अनुसार जो लक्षण प्रभावी होता है वो अपना प्रभाव F1 PD में ही प्रकट करता है, PD में प्रकट करता है। जो लक्षण अप्रभावी होता है वो अपना प्रभाव F1 PD में अभिव्यक्त नहीं करता, क्योंकि प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को दबा देता है, अर्थात विभक्त नहीं होने देता। तो ये प्रभाविता का लक्षण है, प्रभाविता का नियम है कि प्रथम पीढ़ी जो अपन F1 जनरेशन है, F1 PD है, उसमें क्या किया, एक समयुग्मजी लंबा पौधा लिया और एक समयुग्मजी बौना पौधा लिया। ठीक है, एक ही लक्षण लिया है, सिर्फ लंबाई वाला ही। इसमें हमने क्या किया, देखो साथ में दो लक्षण नेक्स्ट में आगे करेंगे F2 PD में, फिर F3 PD में, तो इनमें अलग जैसे ये भी ले लेंगे और TT भी ले लेंगे, दो लक्षणों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें सिर्फ एक पादप की लंबाई का ही अध्ययन किया है, जिसमें एक लंबा पौधा प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण बौने पौधे। मतलब फिर इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। सबसे पहले क्या करेंगे, जनु का अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर जो बनेंगे ये युग्मक बने। ओके, उसके बाद में इन दोनों का क्रॉस हुआ तो हमें क्या मिला, एक विषम युग्मजी लंबा पौधा मिला। इसका मतलब ये क्या किया कि इसने जो बौने पौधे का लक्षण था, बौने पौधे का प्रभाव था, वो ख़त्म कर दिया और ये अपना प्रभाव दिखा दिया F1 PD में। फिर हमने क्या करा कि स्वपरागण करवाया नेक्स्ट टाइम, कि इसी को इसी के साथ, स्वपरागण क्या है, इसी का इसी के साथ, मतलब खुद का खुद के साथ क्रॉस करवाया। ठीक है, इसका इसके साथ, तो इसके ये क्या करेंगे, फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा, मतलब ये TT और ये भी पृथक होंगे TT। ठीक है, अब ये आपस में क्रॉस करेंगे तो देखो नॉर्मली ये किसके साथ करेगा, अपन देखें इसमें तो ये इसके साथ होगा पहले, ये सब के साथ में होंगे, देखना कैपिटल T इसके साथ में, ये इसके साथ में। ठीक है, फिर स्मॉल t इसके साथ में, फिर ये स्मॉल t किसके साथ में, ये। तो इन दोनों के बीच ऐसे फिर क्रॉस होगा, तो ये जो भी रिज़ल्ट आएगा वो अपन इसमें लिखते हैं नीचे वाली में। ये जो क्या है इंडेक्स है, इसको चेम्बर बोर्ड या पुनेट बोर्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कैपिटल T स्मॉल कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है, अब इन दोनों का क्रॉस हुआ तो क्या है, TT है। इन दोनों का क्रॉस हुआ तो कैपिटल T स्मॉल t, तो TT मतलब शुद्ध लंबा मिला, समयुग्मजी लंबे, और ये क्या, ये विषम युग्मजी लंबा मिला, क्योंकि अपना प्रभाव दिखाएगा ये। इसको इसके साथ करेंगे तो कैपिटल T स्मॉल t विषम युग्मजी लंबा, और इसको इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल स्मॉल t मतलब समयुग्मजी क्या बना, बोना मिला। तो यदि अपन जीनोटाइप देखें, जीनोटाइप क्या था, लक्षण मतलब जो अपने को दिखाई देते हैं, जिनको हम प्रक्षित कर सकते हैं, उनको जीनोटाइप बोलते हैं। तो लंबा और बोना दो लक्षण हुए जो अपन आँखों से देख सकते हैं, तो उनका अनुपात कितना आया, ये लंबा है, ये लंबा है, ये लंबा है, तो 3 तो लंबे आ गए है ना, और ये एक बोना आ गया, तो 3:1। ये 2 प्रकार का हो गया जीनोटाइप। और यहाँ पे यदि इनका देखें, जीनोटाइप क्यों लिख रखा है, और यहाँ पे देखें तो मतलब इन तीनों का टाइप क्या हुआ, 3 प्रकार का। ये कैपिटल T ये वाले 2 हैं सेम, और ये वाला 1 है, तो यहाँ पे 1:2:1 हो गया, 3 प्रकार। F2 PD में, एक सेकेंड, ये जीन प्रारूप जीनोटाइप और ये फिनोटाइप हो गया, यहाँ पे फिनोटाइप आएगा। ये क्या हो गया, फिनोटाइप, एक सेकेंड, फिनोटाइप मतलब जिनको अपन देख सके, है ना। तो देखने के लिए हम लंबे और बौने पौधे का देखें, मतलब अपने को दिख जाएगा लंबे और बौने पौधे का। और जीनोटाइप जो इनके जीन को करते, मतलब जीन को
फिक्स करते हैं कि कैपिटल टी लंबे पौधे का होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा विषमयुग्मजीय लंबे का। तो यहाँ पे फिनोटाइप तो कितना प्रकार के हुए, 2 प्रकार के, लंबे और बौने, जिसका अनुपात 3:1 है। और फिनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 1:2:1। तो यहाँ से इसने क्या किया, जो संकर्ण एकल संकट संकर्ण है, इसकी 2 पीढ़ी F1 और F2 पीढ़ी, जिसमें F1 पीढ़ी में इसने प्रभाविता का नियम दिया और F2 पीढ़ी में पृथक्करण का नियम दिया। ठीक है, प्रभाविता का नियम इसने क्या किया, प्रभाविता के नियम में बताया कि इसने दो निष्कर्ष निकाले प्रभाविता के नियम। और पृथक्करण का नियम क्या है, पहले प्रभाविता के नियम के 2 वो देख लेते हैं कि मेंडल इस नियम के आधार पर 2 निष्कर्ष दिए। क्या, कारक जोड़े का निष्कर्ष, जैसे ये स्टार्टिंग में कारक जोड़े हैं ना, इनका क्या निष्कर्ष है, इसके बारे में बताया कि मेंडल के अनुसार प्रत्येक लक्षण का निर्धारण जीन या फैक्टर द्वारा किया जाता है। ये कारक सदैव जोड़े में पाए जाते हैं, तो सीधी सी बात है ना, जोड़े में ही होंगे तभी तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, और तभी ये सिंगल होंगे और वापस सेम गुणसूत्र बनेंगे। तो यहाँ से ही पता लगाया था मेंडल ने कि हम जब भी करते हैं ना, क्या 23 जोड़े होते हैं, 46, तो ये पूरे जोड़े में पाए जाते हैं। ठीक है, पहले जोड़े में पाए जाते हैं, फिर इनका अर्धसूत्री हो जाते, 23 इधर से आएंगे, 23 इधर से आएंगे, तो अगली संतान में भी क्या आएंगे, 46 हो जाएंगे। तो यहाँ से ही पता लगा कि पहले तो ये जोड़े में पाए जाते हैं, मतलब 23 जोड़ी पाए जाते हैं, ये भी पहले जोड़े में पाए जाते हैं, और उसके बाद में इसका विभाजन होता है। तो इसने बताया कि पहले जीन है ना, जोड़े में पाए जाते हैं। मेंडल के अनुसार प्रत्येक लक्षण का निर्धारण करने वाले फैक्टर द्वारा किया जाता है प्रत्येक लक्षण का निर्धारण, और ये जो फैक्टर हैं, ये जो जीन है, ये सदैव किस में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, जैसे ये वाला लंबा और बौना। प्रभाविता का नियम कि F1 पीढ़ी में क्या होता है, प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव प्रकट करता है। जैसे यहाँ पे टी प्रभावी था, तो इसने टी ने इसको क्या बनाया, लंबा बना दिया, ये अपना प्रभाव प्रकट करके, क्योंकि भाई दोनों हाफ हाफ है, देखी जाए तो एक टी है और एक स्मॉल टी है, दोनों 50-50% है। इसका मतलब होना तो क्या चाहिए, ये बीच का पौधा मिलना चाहिए, ना इसकी हाइट ज़्यादा ना इसकी कम। लेकिन जो प्रभावी लक्षण है वो क्या करता है, अपना प्रभाव दिखा देता है और इसको दबा देता है, जिसका जो है प्रभावी लक्षण होता है उसको। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, फिर लंबा पौधा ही मिला, क्योंकि बोने का प्रभाव दब गया। फिर है पृथक्करण का नियम। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में जीन या कारक साथ साथ रहते हुए भी आपस में मिश्रित नहीं होते, जबकि युग्मक निर्माण के समय जीन कारक पृथक हो जाते हैं। मेंडल ने इस नियम को, कोई अपवाद नहीं है, इस नियम को सुत्ता का नियम कहते हैं। उसमें क्या है, इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में जीन या घटक कारक साथ साथ रहते हुए भी आपस में मिश्रित नहीं होते, जबकि युग्मक निर्माण के समय जीन कारक पृथक हो जाते हैं। तो ये तो सीधी सी बात है ना, ये जीन कारक पृथक होंगे, यहाँ पे भी ये साथ रहे लेकिन ये अलग अलग हो गए, और यहाँ पे भी ये अलग अलग हो गए कि भाई इसमें टी एक आया। हाँ, तो इसने यही बताया कि जी ये 2 कारक, ये जब सब परागण करवाया हमने F1 पीढ़ी में, तो ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, अलग अलग होंगे ना, होंगे ही, बेसिक सी बात है, यही इसने नियम दिया है कि ये जो युग्मक होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। इसी को क्या किया है, इसने पृथक्करण का नियम दिया है। अब इस पे इक्वेशन बना रहे हैं। इस पे क्वेश्चन है ये कि F1 पीढ़ी में पौधे, F2 पीढ़ी में बौने पौधे, F3 पीढ़ी में जीनोटाइप, इसमें अपवाद रहित नियम कौन सा है, पृथक्करण का नियम, लक्षणों का निर्धारण जीन करते हैं, या फिर यहाँ पे जीन की जगह किसका, कारक के लिए बोला गया, जीन या फैक्टर या कारक सेम होता है। तो F1 पीढ़ी में पौधे क्या होते हैं, पौधे कैसे बनते हैं F1 पीढ़ी में, तो F1 पीढ़ी में हमने देखा विषम युग्मजीय लंबे पौधे बने, F1 पीढ़ी में विषम युग्मजीय लंबे पौधे। तो ये किस पे जाएगा, फर्स्ट जाएगा विषम युग्मजीय लंबे, ये इस पे सी पे। ठीक है, F2 पीढ़ी में बौने पौधे कितने थे, तो बौना पौधा एक था और बाकी 3 क्या थे, लंबे पौधे थे। एक तो समयुग्मजीय लंबा, 2 विषमयुग्मजीय लंबे थे। तो इसका मतलब F2 पीढ़ी में 25% क्या थे, बौने पौधे थे। ठीक है, F2 पीढ़ी में जीनोटाइप क्या था, ये था, फिनोटाइप होगा, सॉरी जीनोटाइप क्या था, 1:2:1। यहाँ पे टी था
एक दो किसके थे, टी स्मॉल टी के, और ये एक स्मॉल टी का था। अपवाद रहित नियम कौन सा है, पृथक्करण का नियम। लक्षणों का निर्धारण कौन करता है, कारक करता है। तो ये क्वेश्चन था एक। तो इतना ही है एकल संकर संकरण, जिसमें हमने वापस रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें एक ही लक्षण का अध्ययन किया गया है, लंबे का। ठीक है, लंबे होना। तो इसमें इसने क्या किया, संयुग्मजी लंबा पौधा लिया, संयुग्मजी बौना पौधा लिया। ठीक है, इसमें इसके कारक ये हैं, फैक्टर ये हैं, जनक फैक्टर इसमें। फिर ये फैक्टरों से क्या किया, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, मतलब इसमें आधा जाएगा, इसका आधा जाएगा। तो ये फिर नेक्स्ट संतान या फिर जो भी होगा ये कंप्लीट बना लेंगे। ये बनाया विषमयुग्मजी लंबा पौधा। प्रभाविता का नियम आया यहाँ पे, जो लंबा था उसने अपना प्रभाव दिखाया, कैपिटल टी स्मॉल टी बना विषमयुग्मजी लंबे पौधे। यहाँ से इसमें स्वपरागण करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या बना फिर, कैपिटल टी स्मॉल टी से ये क्या हुए, पृथक हुए। इसको पृथक्करण का नियम कहा गया कि इसका कोई अपवाद नहीं है, पृथक होते हैं जो युग्मक होते हैं। ये ऊपर जीनोटाइप जो होते हैं इनसे ये पृथक हो जाते हैं। इससे 1:2:1 में पौधे हमें फिनोटाइप जीनोटाइप का वो मिला, रेशो मिला, और फिनोटाइप का रेशो 1:3 मिला। 75 और 3:1, सॉरी पहले लंबे उसके बाद में बोने। फिर ये दो प्रभाविता के नियम हो गए, ये हो गया। इतना ही आज का। रिवाइज आप कल वाले में कर लेना। युग्म विकल्पी क्या होते हैं, जो मतलब एक ये जीनों का एक क्या होता है, युग्म होता है, युग्म विकल्पी जीनों का युग्म, जिसमें ये पता लगता है कि ये जीन क्या है, जिसमें जीन क्या होते हैं, युग्म के रूप में होते हैं युग्म विकल्पी, और जो प्रत्येक लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये वाला लंबे को प्रदर्शित करेगा, ये वाला बौने को प्रदर्शित करेगा, ये वाला लंबे को प्रदर्शित करेगा। तो ये जीन युग्म विकल्पी हो गए। प्रभावी लक्षण कौन सा हो गया, ऐसे लक्षण जो दोनों में, संयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों में अपना प्रभाव दिखाते हैं। जैसे संयुग्मजी क्या होता है, जिसमें दोनों जीन क्या हो, समान हो। ठीक है, और विषमयुग्मजी क्या होगा, जिसमें दोनों जीन अलग अलग हो। अप्रभावी लक्षण जो केवल संयुग्मजी में ही अपना प्रभाव दिखाए। लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप क्या होता है, जिनको अपन आँखों से देख सकते हैं, जैसे लंबा, बोना, गोलाकार, झुर्रीकार। ये भी जीन प्रारूप क्या होता है, ये जीनोटाइप होते हैं। ये क्या होते हैं, लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए जीन्स का समूह है, कि ये लंबे को प्रदर्शित करता है, ये बौने को करता है, ये विषमयुग्मजी लंबे को, ये गोलाकार को, ये गोलाकार को, ये झुर्रीदार को। ठीक है, फिनोकॉपी क्या होता है, ये भी लंबे को प्रदर्शित करता है, ये भी लंबे को प्रदर्शित करता है। तो ये दूसरे की कॉपी हो गए, दोनों एक ही लक्षण को प्रदर्शित कर रहे हैं ना। जैसे ये भी लंबे को प्रदर्शित करता है, और ये ऑक्सिन और जिब्रेलिन हार्मोन भी किसको प्रदर्शित करते हैं, लंबे को। या फिर ये भी आप ये और ये भी लंबे को प्रदर्शित करते हैं। मतलब पौधे में ऑक्सिन डालो चाहे जिब्रेलिन डालो, पौधा लंबा हो जाता है। तो ये एक ही लक्षण को प्रदर्शित कर रहे हैं ना, तो ये फिनोकॉपी हो गए आपस में। ठीक है, ये दोनों आपस में फिनोकॉपी हो गए। संकरण क्या होता है, जब अलग अलग लक्षणों वाले जंतु या पादपों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है। संकरण स्पर्धा जो संतान प्राप्त होती है वो क्या होती है, संकर प्राप्त होती है, जिसको संकर बोलते हैं। यदि संकर प्रदा जो संकर संतान है वो उत्कृष्ट हो जाए अपने जनकों से, तो उसको ओज संतान, ओज संकर बोलते हैं। अंतःप्रजनन अवसादन क्या होता है, जब रिश्तेदारों के बीच में ही लगातार क्रॉस करवाया जाए और उसके बाद में डीएनए में विकृति या फिर धीरे धीरे गुणों में क्या हो जाती है, कमी आने लग जाती है, इसको अंतःप्रजनन कहते हैं। और पीछे जाएं तो ये तो काफ़ी वो हो गया। एक चीज़ और है, जो ये इसने मेंडल ने ये प्रयोग किया था ना, हाइरेशियम पादप, ये होता है राजमा का पादप। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडल ने हाइरेशियम, फिर राजमा पे दूसरा प्रयोग, और पहला मटर के पौधे पे तीसरा। ये पोस्ट मेंडलियन काल को नव मेंडलियन काल पे, ये जो वैज्ञानिक है हॉलैंड का ह्यूगो डी व्रीज, इन्होंने जर्मनी का कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रेलिया का इरिक वॉन सरमेक,
तो इन्होंने ही जो मेंडल का नियम है वो तो इसे ही नव मेंडलवाद का युग कहा जाता है कि इन्होंने ही अपने लक्षण है ना दिखाए थे, सॉरी इन्होंने ही अपना जो प्रयोग है वो दिखाया था जो सेम टू सेम मेंडल वाले प्रयोग से मिला जुला था। तो ये मतलब मेंडल का नियम ही वापस आ गया, तो नव मेंडलवाद। ठीक है, हॉलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। हॉलैंड का ह्यूगो डी ब्रीज, जर्मनी का कार्ल लॉरेंस और एरिक वॉन सरमेक। ओके।